हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। उप सौरिक एवं अपसौरिक स्थिति। 3 जन पास आओ, 4 जूली दूर चली। 3 जनवरी पास आयो, नज़दीक आ जाता है। 4 जूली 4 जुलाई दूर चली जाती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, जिसे अपसौरिक कहते हैं। अप एक्स्ट्रा आ रहा है, एक एक्स्ट्रा ए है तो दूर हो जाती है। ठीक है। उप यानी कि छोटा, तो फिर पास आ जाती है। ठीक है। अपसौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, जिसे एप्साइड रेखा कहा जाता है। सूर्य के केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं? एप्साइड। पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची होती है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर पृथ्वी के भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं विषुवत रेखा के दक्षिणी पृथ्वी के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यह पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत रेखा को। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा को कहते हैं एवं सबसे छोटी ध्रुव को कहते हैं। जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और सबसे छोटी को हम कहते हैं ध्रुव। ये जो यहाँ से जा रही है सबसे बड़ी है, इसे हम क्या देंगे? विषुवत रेखा। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ही है। और इधर पास में जो आ जाती है उसे हम क्या देते हैं? ध्रुव। देशांतर रेखा वैकल्पिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। विषुवत रेखा ये वाली हो गई, देशांतर रेखा ये वाली हो गई। प्रधान या उत्तर 0 डिग्री या ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिम देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर होती हैं। जो बाईं ओर होती हैं वो कौन सी होती हैं? पश्चिम देशांतर। और जो दाहिनी ओर होती हैं उसे कहते हैं पूर्वी देशांतर। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 1% देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति 21 जून को 22 दिशा में कर। 21 जून को कर्क संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर में कर। 22 दिसंबर मकर संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होता है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा 23.5 डिग्री एस पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 22 सीता और 21 माह बराबर। 22 सीता 22 सितंबर, 21 माह 21 मार्च। 22 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव और वसंत विषुव कहते हैं। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण। बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण एवं बीच में चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। बीच में अगर पृथ्वी है तो चंद्र ग्रहण, और बीच में अगर चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात में, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या में दिन के समय में होता है। दोनों गोलार्धों को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसे कटिबंध कहते हैं। 60 डिग्री कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, देशांतर और विषुवत रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। इस भाग का मौसम हमेशा गर्म रहता है। ये हमारी 0 डिग्री पर हो गई विषुवत रेखा। इससे 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। 30 डिग्री ये वाला हिस्सा, ये हो गई विषुवत रेखा। 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। उसके ऊपर 45 डिग्री ऊपर 45 डिग्री नीचे उपोष्ण कटिबंध, ये वाला हिस्सा।
ठीक है। ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंध और ये कटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक एवं कुछ महीने ताप कम होता है उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं एवं ताप हमेशा कम रहता है शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है जिस कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की परतें क्रम को पृष्ठ, भूपृष्ठ, मेटल, भ्रूप्रवाल, प्रवाल को कोर, केंद्रक। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में क्रस्ट, भूपृष्ठ, मेटल, भूप्रवाल और कोर, केंद्रक में बांटा गया है। सबसे अंदर जो होता है कोर होता है, फिर उसके बाद मेटल होता है और उसके बाद क्रस्ट होता है। भूपृष्ठ का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। साइमा, नीफा, सियाल, सीमा, नीफे। क्या क्या है? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, नीफे मतलब निकल और लोहा। भूपृष्ठ को 2 भागों सियाल और सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम तथा सीमा सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम में बांटा गया है। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कोर कहते हैं। यह क्षेत्र निकेल व फॉरस का बना होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने का प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व क्रम से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। 46.64% ऑक्सीजन, 27.72% क्या चीज़ है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम 8.13, लोहा सबसे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन। ठीक है। पृथ्वी के कुल भाग का 71% जल एवं 29% स्थल है। ये पढ़ रहे हम स्थलमंडल। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। अब आ जाते हैं चट्टान। चट्टानें कितने प्रकार के होते हैं? आगे, आव, रूपा। आगे आग्नेय चट्टान, आव अवसादी चट्टान या तिलछटी चट्टान, रूपा रूपांतरीय चट्टान या कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेन, बिब। आगे ग्रेन, ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, बिब, बिटुमस, कोयला। आगे यानी कि आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके शरण में से काली मिट्टी बनता है। कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक पेगमेटाइट शैलों से मिलता है। अवसादी चट्टानों के उदाहरण सबसे चूनाली सादी, सपिंड, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट कोयला, सेल सादी अवसादी चट्टान। सबसे से क्या हो जाएगा? सपिंड, बलुआ पत्थर और सेल, चूनाली सादी, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला और अवसादी चट्टान। जब चट्टान का अपक्षय या अप्रदन के बाद नदी, हिमनदी, सागरीय तरंग, पवन इत्यादि के द्वारा इसका जमाव एक जगह से दूसरे जगह पर परतों के रूप में हो जाता है, तो इस चट्टान को परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान कहते हैं। इस चट्टान में ऊर्जा के साधन पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। इस चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। कायांतरित चट्टान के उदाहरण असिस, नीसा, संग, फाइट करो। एंथ्रेसाइट कोयला, सर्पेंटाइन, सी, सिस्ट, नी, निस,
सा साइनाइट, संगमरमर, फाइट ग्रेफाइट, करो कायांतरित चट्टान। आग्नेय तथा परतदार चट्टान जब पृथ्वी के नीचे दब जाता है तो पृथ्वी के ताप और दाब के कारण इसके रूप एवं गुण में परिवर्तन होता है, अतः एक नए प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है जिसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। मूल चट्टान से बने कायांतरित चट्टान गोलो चूना संग, गोलो डोलोमाइट, चूना चूना पत्थर, संगमरमर, शीलेट सीट, शी स्टील, लेट स्लेट, सीट शिस्ट, नाइटनिस, नाइट ग्रेनाइट, निस निस, सी सिस्ट, बेसलाइट ब्लूजॉइट, बेस बेसॉल्ट, लाइट एम्फीबोलाइट, बालू बलुआ पत्थर, जॉइट क्रोजाइट, क्वार्टजॉइट। ज्वालामुखी उद्भेद से बाहर निकलती है। H2OSO2 CO2N निकालो, हाँ ओशो को ना निकालो। क्या पढ़ेंगे इसे? हाँ ओशो को ना निकालो। H2O हाँ ओ जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। शो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, को CO कार्बन डाइऑक्साइड, ना नाइट्रोजन निकालो निकलती है, उद्गार के समय बाहर निकलती है। तो काम का कितना है? हाँ ओशो को ना। ज्वालामुखी उद्भेद से बाहर निकलती हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी? हाँ ओशो, H2O, शो सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये कितनी हैं? ये 4 हैं। कितनी बाहर निकलती हैं गैस? 4 गैसें बाहर निकलती हैं, H2O, SO2, CO2 और N। क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, इनमें से कोई अलग ही दे रखा हो, जैसे हीलियम दे देंगे। कौन सी नहीं निकलती, तो इस पर टिक लगाना है। ज्वालामुखी उद्भेद के समय O2 ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकलती, ये भी आ जाएगा। O2 आता होगा पेपर में सबसे ज़्यादा। ज्वालामुखी उद्गार से पहले रेडॉन गैस बाहर निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार से पहले कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये तो बाद में निकलती हैं ये सब, सबसे पहले कौन सी निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है, ठीक है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। प्रमुख जागृत ज्वालामुखी के नाम कोए मोची बैर बोली, को कोटोपैक्सी इक्वेडोर, एटना इटली, मोनालॉव USA हवाई द्वीप, चिलन चिली, बैरन भारत, बोली स्टैम्बोली इटली, सिसिली लिब्री द्वीप। जागृत ज्वालामुखी की संख्या 500 से अधिक है। इसके प्रमुख उदाहरण इटली का एटना, भूमध्य सागर का स्टैम्बोली, भारत का बैरन इत्यादि। स्टैम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम 1 अंक 20 फ्यूज, 1 अंक 1 कांगुआ 20 विसुवियस फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा एवं फ्यूजियान आदि सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। प्रमुख मृत ज्वालामुखी के नाम काली माँ को चुआदे, काली किलिमंजारो, माँ माउंट पोपा, को कोह सुल्तान, चुंगा चिमो बोरोजा, देमबंद। संसार का लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है, इसलिए प्रशांत महासागर को आग का वलय, रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत मेखला के नाम से जाना जाता है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर का संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ हवाई द्वीप संसार का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सुषुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी एकांगुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। इसको काट देंगे। मृत ज्वालामुखी कितने हैं? 2, 2 4 और 1 5। कीची मादम को, इसको याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया महादेश में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। अलास्का के कटमांड को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ज्वालामुखी के समय निकलने वाला लावा का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। अब आ जाते हैं भूकंप, जो पढ़ेंगे अगले पार्ट में।